स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को जरा सुनिए। Important that India also realizes that for South Asia to function as a region, it has critical role because it is right in the center, and all the countries in South Asia are on its periphery. So unless India is supportive of regional cooperation, SARC can never take off. And you have seen that how a SARC summit has been blocked by India every time it has been called. So I jokingly tell our Indian friends. ये है पाकिस्तान के मंत्री जो ये कह रहे हैं कि साउथ एशिया में भारत का एक बड़ा प्रभाव है, यानी भारत के प्रभाव के बगैर आसपास में पत्ते भी नहीं डोलेंगे। जानेंगे ऐसा क्यों कहा इन्होंने और क्या सचमुच ऐसा हो रहा है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। पुणे के एक किताब लॉन्च कार्यक्रम में भारत के पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एक ऐसी बात कही जो सुनने में सीधी लगती है, लेकिन उसका लेवल बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों से भारत ने जंग लड़ी है, दोनों के साथ सीमा विवाद अनसुलझे है, इसलिए दोनों हमेशा भारत के रडार पर रहेंगे। लेकिन फिर वो एक बारीक फर्क करते हैं, पाकिस्तान से खतरा आतंकवाद और सीमा की वजह से है, जबकि चीन को वो कहते हैं कि वो जानबूझकर प्रतिद्वंदी है। दुश्मन नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो जरूर कह रहे हैं कि समस्या हमारी जब भी आएगी चाइना के तरफ से आएगी। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता हुआ भी कुछ चीज दिख रहा है और भारत कुछ ऐसा कर रहा है जिससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो चाइना को हो रहा है। चाइना इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है कि उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। एक मोर्चे पर नहीं बल्कि भारत चाइना को शिकस्त कई मोर्चों पर दे रहा है और चाइना इस बात को समझ रहा है। भले बहुत सारे अपने ही देश के अंदर लोग इस बात को न समझे, लेकिन जो टफ कंपटीशन भारत दे रहा है, चाइना के हाथ से बहुत सारी चीजें रेत की तरह निकली जा रही है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? सिर्फ नरवणे ने जो बयान दिया उसका ही मतलब नहीं है, उसके अलावे भी बहुत सारी चीजें हो रही है। कहते हैं जितनी गहरी नदी होती है कई बार उतने ही बहुत से किनारे भी होते हैं। भारत और चीन का रिश्ता अब सिर्फ सीमा या सुरक्षा तक लिमिटेड नहीं है, ये बहुत आगे निकल चुका है कई मोर्चों पर। सबसे पहले बात करते हैं उस मोर्चे की जो आने वाले 10 सालों में सबसे बड़ा टेक्निकल लड़ाई का मैदान बनने वाला है, और वो है डेटा सेंटर। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन को छोड़कर सबसे बड़ा डेटा सेंटर बाजार बन चुका है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। पिछले 6 सालों में भारत की क्षमता 4 गुना बढ़कर 1.7 गीगावाट तक पहुंच गई है और साथ ही 1.3 गीगावाट तक निर्माणाधीन है, यानी बन रहा है। अदानी और रिलायंस जैसे भारतीय समूहों ने अकेले 210 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है, जबकि गूगल, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने 84 अरब डॉलर और जोड़े हैं। जहां बिजली भरपूर वहीं निवेश की झड़ी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के अंदर एनर्जी है और तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी ने इसे पूरे क्षेत्र में चाइना के बाद सबसे पसंदीदा जगह बना दिया है। अब इसका चीन से क्या नाता है? नाता सीधा है। दुनिया भर की टेक कंपनियां अपने डेटा और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब चीन के अलावा एक भरोसेमंद विकल्प तलाश रही है और भारत उस खाली जगह को तेजी से भर रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बड़े बाजार में 2 दुकानें अगल बगल हो, एक पुरानी और स्थापित, दूसरी नई लेकिन तेजी से ग्राहक खींच रही है। भारत अब उस दूसरी दुकान की भूमिका बखूबी निभा रहा है और यही कहानी मोबाइल फोन निर्माण में भी दोहराई जा रही है। 20 अगस्त को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक अहम ऐलान किया। सरकार ने 62,500 करोड़ रुपए की नई मोबाइल फोन निर्माण योजना को लिस्टेड कर दिया और जब उनसे पूछा गया कि क्या एप्पल भारत में सिर्फ आईफोन से आगे बढ़कर और कोई प्रोडक्ट बनाएगा, तो उनका सीधा जवाब था हाँ। ये कोई मामूली संकेत नहीं है। एप्पल पहले से ही भारत में अपने कुल आईफोन प्रोडक्शन का लगभग 1/4 हिस्सा बना रही है और अब आईपैड और एयरपोर्ट्स जैसे प्रोडक्ट तक इस दायरे को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देखिए। गूगल भी अपने पिक्सल फोन का प्रोडक्शन भारत में शुरू करने की तैयारी में है, जिनमें से ज्यादातर यूरोप और अमेरिका को बेचे जाएंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि सरकार 3 नई भारतीय स्मार्टफोन कंपनियों के साथ काम कर रही है जो अगले 10 से 14 महीने
महीनों में बाजार में उतर सकती। ये सारी हलचल किसी संजोग से नहीं हो रही है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, टैरिफ की मार ने बड़ी टेक कंपनियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। भारत अपनी बड़ी आबादी, सस्ते श्रमिक और सरकार के एक्टिव नीतियों की वजह से उस दूसरी टोकरी के तौर पर निकल कर आ रहा है। मोबाइल फोन प्रोडक्शन जो अभी 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, अगले कुछ सालों में दुगना होकर 40 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। छोटी शुरुआत, बड़ा सफर। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अब देश के सबसे बड़े एक्सपोर्ट क्षेत्रों में शुमार हो गया। लेकिन आपको यहाँ लगेगा, अच्छा, एक तरफ भारत चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश में जुटा है, दूसरी तरफ उसने चीनी निवेश को लेकर अपने नियम थोड़े नरम किए हैं। मई में सरकार ने एक फैसला लिया, अब ऐसी विदेश कंपनियां जिनमें चीन या हांगकांग की हिस्सेदारी 10% से कम है, बिना सरकारी मंजूरी के भारत में निवेश कर सकती है। इस बदलाव के बाद अब तक 29 ऐसे निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं जिनकी कुल कीमत लगभग 4,896 करोड़ रुपए है। ये निवेश मॉरिशस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर, लग्जमबर्ग जैसे देशों से आए हैं। सूचना टेक्नोलॉजी, AI, मैन्युफैक्चरिंग, दवा, डेटा सेंटर क्षेत्र। ये क्या दिखलाता है? ये दिखाता है कि भारत की रणनीति सिर्फ चीन से पूरी तरह दूरी वाली सोच नहीं है, बल्कि एक बारीक नपी तुली रणनीति है, जहां चीन की छोटी और गैर नियंत्रित हिस्सेदारी, जहां चाइना कंट्रोल न करता हो उस कंपनी को, वहां रास्ता आसान बनाया है। यानी छलनी से छान कर पानी पी रहा है भारत। पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से खुला भी नहीं छोड़ रहा है, एक बारीक रास्ता भारत ने निकाला है। अब सबसे बड़ी बात, भारत सरकार जल्द ही 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की एक योजना शुरू कर रही है, जिसका मकसद है एडवांस निर्माण और बुनियादी ढांचा उपकरणों का घरेलू प्रोडक्शन बढ़ाना, खास करके टनल बोरिंग मशीन, आग बुझाने के उपकरण, ऊंची इमारतों में लगने वाले लिफ्ट। इस 7 साल की योजना से करीब 1 अरब 80 करोड़ डॉलर का नया निवेश भी आने की उम्मीद है। अब भारत ने 2024 में बहुत सारी चीजें शुरू कर दी थी और चीन ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। चीन ने टनल बोरिंग मशीन को भेजना बंद करना शुरू कर दिया था। भारत के पास जो शिपमेंट आनी थी उनको जानबूझकर देर करता था, जिसकी वजह से भारत ने क्या किया, चूंकि भारत को बनाना है अपना मेट्रो, हाईवे, बड़ी परियोजनाएं और जरूरी मशीनें ही चाइना से नहीं आ रही हैं, तो भारत ने फिर धीरे धीरे घर में ही बनाना शुरू कर दिया। अब जब दो पहलवान एक ही अखाड़े में उतरे ना, तो दांव पेच भी साथ साथ चलते हैं, कभी कभी हाथ मिलाना पड़ता है। भारत और चीन का रिश्ता आज उसी उलझन का सटीक उदाहरण है। एक तरफ भारत खुद को डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण में चीन के ऑप्शन के तौर पर पेश कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीनी टेक्नोलॉजी और पूंजी को पूरी तरीके से ठुकरा भी नहीं रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि भारत और चीन का रिश्ता अब किसी एक रंग में नहीं बंधा है। ये न तो पूरी तरीके से दुश्मनी है, न पूरी तरह से दोस्ती, बल्कि एक ऐसा जटिल ताना बाना है जहां दोनों देश एक ही समय पर एक दूसरे को टक्कर भी दे रहे हैं और जरूरत के मुताबिक एक दूसरे से जुड़े भी रह रहे हैं। नरवणे के शब्दों में कहें तो यही है कंपटीशन। यही फर्क भारत की पूरी रणनीति को समझने की एक बड़ी कुंजी भी है। आने वाले सालों में आपको ये कंपटीशन डेटा सेंटर के सर्वरों में भी देखने को मिलेगा, मोबाइल फोन की फैक्ट्रियों में भी देखने को मिलेगा और कई मशीनों में भी देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि भारत इन सब को एक साथ कितनी होशियारी से संभाल पाता है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।